जुड़ गए हैं सैगल कैपिटल के फाउंडर अंशुल सैगल। अंशुल सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, बाजार में जो ऊपरी स्तरों से जो प्रॉफिट टेकिंग आ रही है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं अंशुल सर? क्या घबराने की बात है या फिर एक बड़ी तेजी के बाद, रिकॉर्ड हाइस के बाद इन छोटे मोटे प्रॉफिट टेकिंग से ज्यादा घबराना चाहिए नहीं? नमस्कार अभिषेक जी, थैंक यू। ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट विद यू। अगर हम मार्केट का इस समय का रुख देखें और पिछले करीब 12 से 14 महीने का रुख देखें, तो हमें एक चीज नजर आती है कि मार्केट में जो लार्ज कैप्स हैं उनको फेवर किया गया है और स्मॉल एंड मिड कैप्स में अच्छी तरीके से सेलिंग आई है। आप मीडियम स्मॉल एंड मिड कैप नेम देखिए, करीब करीब 20 से 25% की गिरावट उन स्टॉक्स में आई है इस पीरियड में। और कई स्टॉक ऐसे हैं, क्वालिटी स्टॉक, जो कि 40-50% नीचे हैं 12-14 महीने के उनके ऑल टाइम हाई से। अब ये तो एक चीज क्लियर हो गई कि इनकी वैल्यूएशंस करेक्ट हो गई हैं इस तरह के प्राइस एक्शन के बाद। लेकिन जो चीज मार्केट को आगे लेकर जाती है वो है अर्निंग्स। तो हमें अगर अर्निंग्स की तरफ हम अगर रुख रखें, नजर रखें और देखें कि अर्निंग्स में क्या हो रहा है, तो एक क्वार्टर पहले तक अर्निंग्स में डाउनग्रेड्स रेगुलरली आ रहे थे और 4 क्वार्टर से आ रहे थे। जहां मार्केट को ये अंदेशा था कि इस साल की अर्निंग ग्रोथ डबल डिजिट करीब 12 से 13% की होगी, वो डाउनग्रेड होके 6% पे आ गई थी। और उसका क्लियर जो खामियाजा है वो स्मॉल एंड मिड कैप्स ने भुगता। अब पिछले क्वार्टर में करीब करीब 1.5 से 2% की अर्निंग्स अपग्रेड हुए। तो जहां 6% की अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन थी, अब करीब करीब 8% की एक्सपेक्टेशन है इस साल की। और आगे चल के भी जो कंपनीज की कमेंट्री है वो फेवरेबल ही है अर्निंग्स को लेकर। दोनों चीजों को अगर मिलाएं, जहां प्राइस करेक्शन हो गया है और अर्निंग्स डाउनग्रेड्स बॉटम हो गए हैं और अर्निंग्स यहां से थोड़ी ऊपर ही जा रही हैं, तो हमें ये लगता है कि इस बाजार में क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाने का समय आ गया है। और यहां से अगर कोई इन्वेस्टर 1-2 क्वार्टर का व्यू लेने की बजाय 3-5 साल का व्यू ले रहा है, तो पैसा खोना बहुत मुश्किल है और पैसा यहां से बनने का ज्यादा चांस है। तो हम तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल देख रहे हैं मार्केट में। और दूसरी चीज हमें ये भी लग रही है कि जो मैक्रो सिचुएशन है, जो अभी तक एडवर्स थी, वो भी आगे चल के थोड़ी पॉजिटिव होने का चांस है। जैसे यूएस के जो टैरिफ्स हैं 50%, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ्स इंडिया पे हैं, उसमें बढ़ोतरी की तो कमी, मतलब पॉसिबिलिटी कमी लग रही है। लेकिन वो नीचे होएगा तो उसको मार्केट पॉजिटिवली ही देखेगा और वो लिक्विडिटी के लिए भी पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों चीजों को देखें, हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड ये फेवरेबल लग रहा है। अंशु जी, आपसे आगे पूछेंगे कि अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, और अगर अर्निंग अपग्रेड यहां से होने हैं, तो फिर दांव कहां पर लगाना है। लेकिन एक चिंता जो फिलहाल बाजारों को अपने ग्रिप में ले रही है अंशुल जी, वो है रुपए की वीकनेस। रुपये ने आज ऑल टाइम लो बना दिया। आपको मार्केट के लिहाज से कितनी बड़ी चिंता लग रही है? क्योंकि निश्चित तौर पर एफआईज की सेलिंग को हो सकता है कि और ये ट्रिगर करे, थोड़ा आउटफ्लो हम और देखें। बड़ी चिंता है या फिर शॉर्ट टर्म का पेन है ये? जनरली अभिषेक, आप अगर रुपये का रुख देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो रुख एडवर्स तब होता है जब कुछ ग्लोबल अनसर्टेनिटी इस मार्केट को हिट करती है। 2008 में जो इशू हुआ था वो लीमन क्राइसिस था, फिर कोविड क्राइसिस था, उससे पहले जो फ्रैजाइल 5 में इंडिया को भी डाल दिया था वो क्राइसिस था। और आज अगर देखें तो फिर से जियोपॉलिटिकल क्राइसिस थोड़ा सा बढ़ता नजर आ रहा है, जिस वजह से बेसिकली मार्केट में ये रुख बन रहा है कि ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगे और इंडिया बीइंग अ नेट बायर ऑफ ऑयल, नेट इंपोर्टर ऑफ ऑयल, तो इंडिया की करेंसी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और इस वजह से करेंसी एडवर्स हो रही है इस समय। लेकिन ये पिछले
20 से 25 साल का अगर हम टाइम होराइजन देखें, तो करेंसी हमारी कुछ 3% से ओवर अ लॉन्ग टर्म डिप्रिशिएट की है, 3% पर एनम CAGR। तो इस साल में ऑलरेडी कुछ 7% का डिप्रिसिएशन हो चुका है। अगर तो ये जो क्राइसिस है ये और ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं होता, तो हमें लगता है कि इवन ऑन करेंसी हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है, मे बी थोड़ा और डेप्रिसिएशन, बट बाय एंड लार्ज जो डेप्रिसिएशन होनी थी वो इंडिया की हो चुकी है। और वैसे भी ये तो ये दिस इज नॉट अ फंडामेंटल इशू, ये इशू है टेक्निकल इशू। और ये इसको नजरअंदाज करते हुए बॉटम अप हमें अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो हमें तो बहुत दिखता है कि इस मार्केट में ग्रोथ काफी स्ट्रांग है और बॉटम अप इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। तो थोड़ा ऑफ कोर्स इसकी वजह से वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन उसको भी ये मार्केट पार कर लेगी। बिल्कुल सही एनालिसिस है आपका अंशु जी। अंशु जी, अगर मान लीजिए पैसे लगाने ही हैं और मान लीजिए अगर किसी को थोड़ा लंबा व्यू रखना हो 3 से 5 साल का, थोड़ा गिरावट अगर और आ जाए बाजार में, फिर तो कंफर्ट और बिल्ड हो जाएगा और शायद ये हो भी जाए, क्योंकि लिक्विडिटी वाला एक कंसर्न रहेगा। 30,000 करोड़ रुपए के IPO दिसंबर में आने जा रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि OFS होंगे, ब्लॉक डील्स भी होंगी, बाजार जब चलता है तो वो सारी चीजें भी आती हैं। तो आप जरा बताएं कि अगर किसी को अब यहां से पोर्टफोलियो प्लान करना हो, तो जो मिड कैप स्मॉल कैप जो शेयर अभी भी नीचे हैं, वहां पर हो सकता है कि वैल्यूएशन का कंफर्ट भी हो, वो एरियाज आप पसंद कर रहे हैं या फिर लार्ज कैप्स की तरफ ही रुझान रखने की आप सलाह देंगे? अभिषेक, हर इन्वेस्टर का अपना रिस्क प्रोफाइल होता है और रिस्क टॉलरेंस होती है। अब मेरे जैसा इन्वेस्टर जो कि मार्केट में 20-25 साल से है और जिसने मार्केट के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, उसको वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता है, तो मैं तो स्मॉल एंड मिड कैप्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन कोई ऐसा इन्वेस्टर जिसको मार्केट की इतनी ज्यादा इन डेप्थ एक्टिविटी में रुझान नहीं है और मार्केट में बहुत साल से नहीं है, उसको वॉलेटिलिटी बहुत अननर्व करेगी। इसलिए ऐसे इन्वेस्टर के लिए लार्ज कैप्स ही बेटर है, जो कि कम वॉलेटाइल रहते हैं और जिनका मार्केट के आसपास ही अपसाइड रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें लगता है कि अपनी रिस्क टॉलरेंस देख के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एज अ एनालिस्ट पूछे कि इस समय क्या दिखता है मार्केट में, हमें स्मॉल एंड मिड कैप्स में कई ऐसी पॉकेट्स दिख रही हैं जहां पे कि 10 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे कंपनी ट्रेड कर रही है, 10 टाइम्स एंड लोअर, फॉर ग्रोथ विच इज लाइकली टू बी 15 से 20% का ग्रोथ मार्केट में उन नेम्स में दिखना चाहिए। तो ये जो ट्रेड ऑफ है ये बहुत समय के बाद इस मार्केट में दिखने को मिला है और इस वजह से स्मॉल एंड मिड कैप्स में हमें डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप्स में अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बोला कि वो आपकी अपनी रिस्क टॉलरेंस पे है कि आप कौन से सेगमेंट में जाना चाहेंगे। अम, और और कई ऐसे सेगमेंट हैं, फाइनेंशियल्स ले लीजिए, कैपिटल गुड्स ले लीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी ले लीजिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ले लीजिए, जहां पे हमें रनवे दिखता है 5 से 10 साल की ग्रोथ का। तो जैसा मैंने पहले कहा, शॉर्ट टर्म 1-2 क्वार्टर की वॉलेटिलिटी और प्राइस इंपैक्ट को नजरअंदाज करते हुए पोर्टफोलियो 3-5 साल के लिए बनाना चाहिए। और इस मार्केट में ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे तो काफी अपॉर्चुनिटी है और पैसा खोना बहुत मुश्किल है। अंशुल जी, एक और सवाल कि पैसा कौन सी एरियाज में बनेगा, तो जरा बता दीजिए कि प्रेफरेंस वाइज आपके 3 की सेक्टर्स कौन से होंगे जिनको लेकर आप बुलिश हैं, और 3 वो भी आप हाईलाइट कीजिए जहां ज्यादा उम्मीद करके नहीं चलनी चाहिए। अ, अभिषेक, पिछले 3 से 5 साल में दो ऐसे सेक्टर हैं जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी नहीं आई। एक तो कंजम्पशन स्पेस, क्योंकि कोविड के चलते काफी जो फैमिलीज थी उन्होंने अपना खर्चा कोविड में कर दिया
और उसके बाद उनको थोड़ा समय लगा अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने जाके मार्केट में परचेजिंग नहीं की, कंजम्पशन नहीं की। हमें लगता है वो चीज जो है अब टर्न हो जाएगी, क्योंकि कई गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो कि कंजम्पशन को टेलविंड्स देंगे, स्ट्रेंथ देंगे। एक तो उन्होंने इनकम टैक्स ही जीरो कर दिया 12 लाख की इनकम के नीचे। दूसरा, जीएसटी रैशनलाइजेशन भी किया, जिससे कई गुड्स में जो उनके भाव है वो रीजनेबल हो गए और कंजम्पशन उनमें बढ़ने का अंदेशा है। तो हमें ऐसा लगता है कि कंजम्पशन की टेलविंड्स यहाँ से बढ़ेंगी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, ये ऐसे सेक्टर हैं जहां पे अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है। चाहे आप रिटेल ले लीजिए, चाहे आप फुटवेयर ले लीजिए, क्लोथिंग ले लीजिए, इन सब में हमें दिखता है कि यहाँ से आगे चल के तेजी आनी चाहिए। दूसरा, अगर हम फाइनेंशियल्स देखें, फाइनेंशियल्स में भी काफी एक तरह से कंसोलिडेशन पिछले कुछ सालों में एक से 1.5 साल में रहा है। और ऐसा ऑफ कोर्स उधर स्लो डाउन भी हुआ अर्निंग्स में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं आई। डबल डिजिट ग्रोथ वहां पे अभी भी आ रही है, और यहां से ऑन अ लो बेस हमें ग्रोथ बढ़ती आगे नजर आती है। तो बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, हमें लगता है कि वहां पे भी टेलविंड्स रहेंगे आगे चल के। फिर मेटल्स, मेटल्स जो हमने गोल्ड में देखा कि करेंसी जब डेप्रिशिएट होती है वर्सेस गोल्ड, तो गोल्ड का क्या उस पे गोल्ड का क्या इम्पैक्ट होता है, वही चीज हमें कई मेटल्स में आगे चल के दिखेगा, ऐसा हमारा मानना है। और ये तब जबकि मेटल स्टॉक्स में पिछले 2 से 3 साल में कुछ भी एक्टिविटी बहुत ज्यादा हुई नहीं है। तो वहां पे भी हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है। कहाँ नहीं जाना चाहिए? बेसिकली बजाय इसके कि मैं सेक्टर बोलूं, यहाँ पे भी आपको बहुत महंगे स्टॉक्स दिखते हैं, 50, 60, 70 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स, या जहां पे आपको अर्निंग्स ग्रोथ का क्वेश्चन मार्क है, ऐसे स्टॉक्स में ना जाए। इन स्टॉक्स में जाएं जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ आपको कंसिस्टेंटली आगे चल के दिखती है। ये अगर आप अपने जो एक तरह से मार्कर्स मेंटेन करेंगे, तो यहाँ से पैसा बनाना, उसका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। ठीक है, ठीक है अंशुल जी, आपने बहुत ही बारीकी से आपने बता दिया कि पैसे डालने कहाँ पर हैं, होराइजन कितना रखना है, और बाजार में जो ये चर्चा हो रही है कि नहीं वैल्यूएशंस थोड़े फ्रॉथी हो गए हैं, तो आपको अपनी जो पोर्टफोलियो की स्ट्रेटजी है उसको कैसे शिफ्ट भी करना है। थैंक यू सो मच सर, आज हमें ज्वाइन करने के लिए और बहुत ही बारीकी से अपनी सारे के सारे व्यूज़ शेयर करने के लिए। लेकिन बाजार पर एक नज़र जरा डालेंगे, और निफ्टी की जो कमज़ोरी है वो 100 अंकों से ज़्यादा की है। निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा कम कमज़ोर, पॉइंट के लिहाज से गिरावट 160 अंकों की, प्रतिशत के लिहाज से 0.25% निफ्टी बैंक आपको कमज़ोर दिखाई देगा। चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पर समेटेंगे, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम मिड कैप और स्मॉल कैप्स पर थोड़ी और बारीकी से बातचीत करेंगे, कुछ बढ़िया ट्रेड